Students, we have discussed about chi-square distribution. chi-square distribution में हमने अभी तक आपको बताया कि chi-square क्या है, नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर है, ठीक है। z इज इक्वल टू आपके पास क्या है, जो काई स्क्वायर जो नॉर्मल वेरिएट है उसकी वैल्यू को अगर हम स्क्वायर कर दें दैट बिकम्स ए काई स्क्वायर। और क्या उसकी नोटेशन है वो भी बताया। उसके बाद उसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो कंडीशंस पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा मैंने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको बताया कि देयर आर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड, वो सारी एप्लीकेशंस बताई हैं। उनकी थ्योरी के साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन देखो कमी लैगिंग कहीं ना कहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें ये कमी है कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं 1 to n, n इंडिविजुअल्स आर देयर, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ n-1। मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो अब अगर हमारे पास कॉन्टिजेंसी टेबल है, मीन्स इफ वी आर डूइंग द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स देन देयर बिकम्स ए कॉन्टिजेंसी टेबल। तो कॉन्टिजेंसी टेबल को सपोज हमने कहा कि दो आपके पास जो करेक्टर्स हैं उनके अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन R और S हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम R मल्टीप्लाई बाई S बनेगी, R-1 इंटू S-1, ठीक है। उस कंटीजेंसी टेबल जो R/S का है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी R-1। लेकिन अगर देखो आपको कंडीशन क्या है कि हमें पूलिंग करनी पड़ती है अगर 5 से कम हमारी फ्रीक्वेंसी है तो, और अगर हम पूलिंग करेंगे तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कम हो गई। अगर मान लो 2/2 का टेबल है तो 2-1 इंटू 2-1 ऑलरेडी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और अगर हम पूलिंग कर लेते हैं तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी और कम हो गई तो 0 हो गई। तो उस केस में हमारे पास एक करेक्शन करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज येट्स करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। सो ये जो टॉपिक है दिस इज येट्स करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इसमें यही बताया है कि इन अ 2/2 कंटीजेंसी टेबल द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, ठीक है। अगर कोई भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है देन यूज़ पुलिंग मेथड। पुलिंग में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पुलिंग में आपकी जो है वो लेस हो जाएगी तो वो मीनिंगलेस बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करेक्शन करनी है, देन काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट गिव्स अस दिस, मीन्स ये जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट है उसने जो एप्लीकेबल किया हमारे पास, जो रिजल्ट एप्लीकेबल किया वो हमारे पास क्या है, वो रिज़ल्ट है हमारे पास, आप अगर इसको देखोगे तो ये हमारे पास ये बनता है आपका जो रिज़ल्ट आएगा दिस इज़ योर दिस, ठीक है। अगर हमारे पास 2/2 कंटीजेंसी टेबल है उस केस में हम जो काई स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है उस केस में। बस आपको ये पता होना चाहिए येट्स करेक्शन गिव्स अस दिस फार्मूला व्हेन देयर इज़ ए 2/2 टेबल, ठीक है। जब हमारे पास 2/2 टेबल है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 0 हो सकती है अगर पुलिंग का केस है। तो उस केस में हमने काई स्क्वायर का जो फार्मूला यूज़ करना है दिस इज़ ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके पास येट्स करेक्शन है, ओके। तो अभी हमने इसको जो है येट्स करेक्शन का ये, अब इसकी बाकी एप्लीकेशंस तो हमने की हैं। एक इसकी एप्लीकेशन और है दैट इज़ नोन एज टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दिस 15.6.6 काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए बाकी सब कुछ ठीक है, अगर आपको वैसे ही सिलेबस में नहीं है बट हम एक एप्लीकेशन को भी क्यों छोड़ें। तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास जो है R कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, और हम होमोजीनिटी मीन्स चेक कर रहे हैं, सपोज हमारे पास R1 R2 अप टू RK जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हैं n इंडिपेंडेंट सैंपल्स के, ठीक है। n इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, पहला सैंपल n1 है, दूसरा n2 है। तो हम टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं कि जितने सैंपल कोरिलेशंस हैं इनके R1 R2 R3 वो जो सारे हैं वो जो हैं उनके जो एस्टिमेट वो सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट से हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो है,
ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाएंगे, दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक विल बी यूज्ड, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ होगी, ये जेड का फार्मूला 1/2 लोगैरिथमिक ऑफ 1 + r, जो आपके पास आप आर आई लगा रहे हो, और 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर आई, ठीक है। आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n। और ये किसके इक्वलेंट हो जाता है, मैथ्स में हमारे पास एक फार्मूला होता है हाइपरबोलिक का, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ आर आई, ये इसके इक्वल भी हो सकता है। अब जैसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कहते थे कि जेड जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 1 एंड वेरिएंस 0, कि अगर आपके पास मीन 0 या वेरिएंस 1 हम लेते हैं तो उस तरह से यहाँ पे मीन और वेरिएंस की क्या वैल्यू आती है, ये हमने डिनोट किया इससे, जाई से। दिस xi is equal to 1/2 logarithmic of 1 plus rho divided by 1 minus rho is nothing but it is the population correlation coefficient, ठीक है। और इसका जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस हमारे पास क्या आएगा वो भी आपको बताती हूँ अभी। वेरिएंस हमारे पास आएगा दिस 1/n-3, दिस विल बी आवर वेरिएंस, ओके। तो ये फार्मूला आपने लगाना है, नल हाइपोथेसिस सेटअप करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेटअप करना है, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला लगाना है, और आपने कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटेड को टैबुलेटेड से कंपेयर करना है। इफ़ कैलकुलेटेड विल बी लेस देन द टैबुलेटेड देन यू विल एक्सेप्ट, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। एक एग्जांपल इसका जो 15.23 इस बेस पर दिया है, इसको आप करके देख सकते हैं, ये आपके पास ये आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। ये आपने करना है। इसके अलावा जो थोड़े से आर्टिकल्स काई स्क्वायर के रह गए हैं वो है दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट क्या कहता है कि मेरे पास कितने सारे काई स्क्वायर वेरिएट हैं, मान लो मेरे पास पहला काई स्क्वायर वेरिएट है, दूसरा है, तीसरा है, अगर मैं सबको प्लस करती हूँ तो मेरा जो सम आएगा वो भी एक काई स्क्वायर वेरिएट आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, द सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स, ये जो आपके पास आ रहा है द सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स, ये जो हम नोट कर रहे हैं इज़ आल्सो ए काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक है। ये भी एक काई स्क्वायर, इसको आप प्रूव करके भी बता सकते हो कि अगर मैंने इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल, देखो मैं अभी बताऊंगी आपको कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे काई स्क्वायर का, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है काई स्क्वायर का, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट। तो mxt इज इक्वल टू 1 - 2t, ये हमने अभी निकाला है, ठीक है, वो भी हम इसको निकाल लेंगे। अगर ये मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है काई स्क्वायर वेरिएट का, अगर ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो मैं सम ले लेती हूँ, अगर मैं सम का ले लेती हूँ और उसको सम करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी काई स्क्वायर वेरिएट आएगा। ये छोटा सा जो है इसका प्रूफ है कि आपने ये प्रूफ करके इसको बता देना है कि अगर मैं सम करती हूँ तो वो भी मेरे इसके इक्वल ही आता है, वो भी एक काई स्क्वायर वेरिएट ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट। उसके बाद अभी जो हम बात कर रहे थे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, ये देखो दिस इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। लेट x फॉलो द काई स्क्वायर, ठीक है। अगर x फॉलो कर रहा है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो हम डिनोट कर रहे हैं इससे, m से, किसका, काई स्क्वायर का। अब काई स्क्वायर को मैंने यहाँ x से डिनोट किया, ये मतलब ये जो मैं ले रही हूँ इसको आप ये कह सकते हो, ये ठीक है, x से ले रही हूँ। ये क्या होगा, ये आपके पास और कुछ नहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी किसकी, e की पावर t इंटू x की, ठीक है। ये आपके पास लिया हमने यहाँ पे, इसकी एक्सपेक्टेड है। अब एक्सपेक्टेड का फार्मूला हमने पिछले सेमेस्टर में किया है, क्या है एक्सपेक्टेड का फार्मूला जो हमने पिछले सेमेस्टर में किया है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e⁻t(x) f(t). उसको अगर हम निकालते हैं तो हमने बीटा और गामा फंक्शन पढ़े थे। बीटा और गामा फंक्शन में मैथ्स का ये फार्मूला है कि दिस इंटीग्रेशन इज़ एक्चुअली, ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, ये इस फार्मूला के इक्वल है, ठीक है। और ये फार्मूला क्या है, गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन, गामा ऑफ n/2, ठीक है, गामा ऑफ n/2। तो ये आपने उसका डायरेक्ट मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है,
ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है उसका डायरेक्ट। इसको अब अगर हम खोल लेते हैं, एक्सपोनेंट को अंदर कर लेते हैं, फिर आपके पास जो ये इंटेग्रल बनता है वो फिर से आपके पास किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, फिर से ये जो आपके पास इंटेग्रल आया है, ये इस इंटेग्रल की बात कर रही हूँ, ये जो इंटेग्रल आया है ये फिर से किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, इस गामा के इक्विवेलेंट आ जाता है। फिर हमने गामा का ही फार्मूला लगा दिया, अगर ये गामा के इक्विवेलेंट है तो मेरी ये प्रॉपर्टी 1 - 2t n/2, बस ये 2 लाइन का आपका मोमेंट जनरेटिंग का chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके रिमार्क्स बेशक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? k ऑफ xt क्या होता है आपके पास, दिस k ऑफ xt से आप क्यूमुलेंट को डिनोट करते हैं। अगर मैं इसी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लोगैरिथमिक ले लेती हूँ, लॉग ले लेती हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो क्यूमुलेंट जो लॉग ले लिया इसका मैंने, और उसके बाद जब मैं इसका फार्मूला मीन्स ऊपर वाला जो मैंने निकाला है आपके पास, उसको अगर मैं वैल्यू को नीचे पुट करती हूँ और उसके सिंपल इसकी ये डिनोट करती हूँ, तो ये मेरे पास इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है ना, ये इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। अब इसको हमने सिंपली डिनोट कर दिया कि k जो k1 है कफिशिएंट है वो n है, जो k3 है वो ये है, k2 ये है, k4 ये सब क्या है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस हैं जो इनके कफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपने क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करना है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन करना है, इंपॉर्टेंट है। एक इसकी लिमिटिंग फॉर्म भी करनी है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ भी मैंने यहाँ पे अच्छा लिमिटिंग फॉर्म अभी इसकी नहीं है, तो लिमिटिंग फॉर्म हम इसकी कल देख लेंगे। अगर मैंने अभी इसमें नहीं डाली है तो एक लिमिटिंग फॉर्म ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। ठीक है, अब जो मैं आपको इसका ये बता रही थी कि अभी हमने ये कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ chi-square टेस्ट। ठीक है, कंडीशंस आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू, इसका जो ग्राफ है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, काई का स्क्वायर है, तो ये सिर्फ आपका जो है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहेगा। मतलब ऐसे तो हम बनाते हैं ना, जब आपने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ऐसे करती हूँ, तो इधर जो है आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन रहता है और इधर रिजेक्शन रीजन रहता है ना। इसको हम ऐसे करते हैं ना, ये एक्सेप्टेंस है, ये रिजेक्शन है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सारा का सारा आपका बनेगा वो आपका पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, सारा का सारा। उसी में आपका ये जो है एक्सेप्टेंस रीजन रहेगा, उसी में रिजेक्शन रीजन रहेगा। ठीक है, टोटल अल्फ़ा होता है ना आपके पास, ये जो टोटल अल्फ़ा होता है, तो अगर ये एक्सेप्टेंस 1 - अल्फ़ा है तो आपके पास ये रिजेक्शन अल्फ़ा होगा। ठीक है ना, ये है। तो मीन्स इसका जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं वो टोटल आपका पॉजिटिव साइड रहेगा। ठीक है, मतलब टोटल ग्राफ जो है वो ये पॉजिटिव साइड रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ योर एक्सेप्टेंस रीजन एंड दिस इज़ योर रिजेक्शन रीजन। ठीक है, और जो उनको सेपरेट करती है वैल्यू, मीन्स दिस वैल्यू, दिस इज़ ये जो आपके पास वैल्यू इसको सेपरेट करती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए chi-square का कैसे बनाना है, इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसमें हमने और करना है दैट इज़ व्हाट, डेरिवेशन ऑफ द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। डेरिवेशन ऑफ द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ वेरी सिंपल। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई ही थी 15.1, ये कि स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं सो दैट इज़ ए chi-square वेरिएट। अब इसका देखो, मैं इसको हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से इसका डेरिवेशन करेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में क्या कह रहे हैं हम, इफ़ chi-square मीन्स इफ़ xi, ठीक है, ये जो xi है मेरे पास, इफ़ xi, ये xi i इज इक्वल टू 1 to n, अगर ये मेरे पास इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो मैंने स्क्वायर जब उनका किया तो मेरे पास स्क्वायर करके आप देखो कि ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने इसको ui पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो मैंने मोमेंट जनरेटिंग, अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने पिछले फर्स्ट ईयर में किया था, तो उसमें मोमेंट जनरेटिंग की प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो कि मोमेंट जनरेटिंग समेशन से निकलता है, और समेशन क्या रहता है, प्रोडक्ट, उसका पूरे के पूरे का प्रोडक्ट निकलेगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए उसकी पावर क्या हो जाएगी, दिस n।
ठीक है। अगर हम इस तरह से इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास जब म्यू की पावर n की फॉर्म में आ गया तो हम उसको एक्सपेक्टेड का फार्मूला लगा देंगे। एक्सपेक्टेड का फार्मूला किससे निकलता है? इंटीग्रेशन से निकलता है। इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन की वैल्यू जब हमने डायरेक्ट पुट कर दी तो हमारे पास जो है आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मींस एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आप यहाँ पे लगाओगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ये आपने डायरेक्ट रखी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली ये आएगा। मोमेंट, ये सिर्फ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का रिजल्ट कह रही हूँ मैं। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का रिजल्ट आएगा। सॉरी, ये नहीं, पूरा लो ना ये। ठीक है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हमने जब हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गए तो हम ये कहते हैं कि ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, क्योंकि जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने कहा कि वो उसके भी दो वेरिएट्स, दो मतलब जो पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, जो ये इसका पावर देख रहे हो आप n/2 है, तो n/2 पावर है और 1/2, तो हम इस पे अप्लाई कर देंगे यूनिकनेस थ्योरम, यानी कि गामा वेरिएट जो था उसकी फॉर्म में डायरेक्ट आप इसको लिखोगे दिस, ये, क्योंकि ये इक्विवेलेंट किसके आ जाता है? गामा वेरिएट के, तो जिसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये मेरी वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट। प्रोबेबिलिटी मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट का डायरेक्ट मैंने गामा की फॉर्म में लिख दिया जब मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। तो क्योंकि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैच कर रहा था गामा वेरिएट से विद द पैरामीटर्स 1/2 एंड n/2, तो डायरेक्ट गामा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से मैंने उसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख लिया। ये यूज डायरेक्ट नहीं होता, बट हमें पता होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपने करना है। जहाँ पर भी दिक्कत आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, उसे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। मीन्स आपने इसे पूरा ड्राइव करना है। ठीक है, इसको पूरा आपने ड्राइव करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अब देखो मैंने आपको काई स्क्वायर का यूनिट अपने आप में बहुत अच्छा है। इसके दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो आपने जितने आर्टिकल्स मैंने कराए हैं, सबसे पहले काई स्क्वायर की इंट्रोडक्शन, फिर काई स्क्वायर का डेरिवेशन, उसका मोमेंट जनरेटिंग, उसका क्यूमुलेटिव, उसका ग्राफ, उसके लिए कंडीशंस, उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद इसकी दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 15.1 एंड 15.2। वैसे वो ऑप्शनल हैं, कोर्स में नहीं है, बट आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, थ्योरम दोनों कर लेना, 15.1 15.2। इनमें जो भी आपको दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, वो आप गूगल मीट पे या कभी भी जब हम इसकी डिफ़िकल्टीज डिस्कस करेंगे उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसकी सारी वीडियोज़ दी हैं, आप उनकी वीडियोज़ देखो, इन डेरिवेशंस को करो और इन डेरिवेशंस को ड्राइव करके जहाँ जहाँ से जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उसे अप्लाई करके अपने नोट्स बनाओ। जहाँ दिक्कत आएगी अपनी नेक्स्ट गूगल मीट पे हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी चाहे आपकी 100, 1000, 1,00,000 जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, डोंट लीव देम, उनको मेरे साथ डिस्कस करना है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे, कॉपी नहीं उठाओगे, खुद हाथ से ड्राइव नहीं करोगे, ये डेरिवेशंस नहीं होंगे। ठीक है, छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, एक क्वेश्चन इनमें से बनता ही बनता है। 99.9% एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है, तो एप्लीकेशन के बेस पे एक प्रैक्टिकल आएगा, बाकी थ्योरी। मीन्स एप्लीकेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बनना ही बनना है। उसके सारे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और थ्योरी जितनी मैंने बताई है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारी थ्योरी, डेरिवेशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंट्स, आपका लिमिटिंग फॉर्म, कंडीशंस और इसकी दो थ्योरम्स, ये सारी थ्योरी। इसके बाद जितनी एप्लीकेशंस मैंने आपको कराई हैं, गुडनेस ऑफ फिट की, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस की, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट की, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स आपने एप्लीकेशंस के करने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं सब नोट डाउन करके एक एक मुझसे क्लियर करनी
करनी है। पिकअप 1 by 1 आर्टिकल, मेक योर ओन नोट्स विद योर हैंड्स। जहाँ प्रॉब्लम आएगी 1001 बार पूछो, बट अपने डाउट्स क्लियर करो और अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। स्टार्ट स्टडिंग नाउ। दिस इज ऑल अबाउट द chi-square distribution. In the next lecture we will discuss the another test. Okay.